देखिए आज जो है हमारे पास में जो नया टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब तक जो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है। डाइपोल के कारण जो है यानी कि उस डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर और एट एनी पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। ठीक है, अभी जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम व्यू से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में। आगे जो हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वो भी इसी से ही आएगी आपके पास। आगे फिर जो है गॉस थ्योरम को यूज करके हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि भाई आप गॉस थ्योरम को यूज करके आप क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो इन सब के बारे में हम आगे जो है आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कि फ्लक्स होता क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जनरल सी, इज द टाइप ऑफ एनर्जी लिंक विद द सरफेस, कि किसी भी सरफेस के साथ में जो एनर्जी लिंक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी क्या है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है कि मान लो आपके पास में जो है क्या है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा है, वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, या फिर क्या होगा वहाँ पे उस चार्ज के कारण क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज रखा है, वो चार्ज क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे हमें फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट एनी पॉइंट के कारण। एट एनी पॉइंट के ऊपर किसके कारण, कोई भी चार्ज आपने रखा है, सोर्स चार्ज, जिसके कारण क्या करा, वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण वो दूसरा चार्ज या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो चार्ज जो है, सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा था, यानी किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपना फोर्स जो है फोर्स इफेक्ट करता है, इफेक्ट शो करता है। तो उस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन बन रहा था उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर मैंने क्या कर दिया, उसी जो है स्पेस चार्ज रीजन के अंदर, यानी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन के अंदर अगर मैं क्या कर दूं, एक सरफेस प्लेस कर दूं, तो उस सरफेस में से जैसे मैंने क्या किया, एक सरफेस लिया, मान लो ये मैंने क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया, क्या है ये, एक सरफेस कहाँ पे रख दिया, यहाँ से क्या था, एक यूनिफॉर्म यानी कि एक फील्ड रीजन था। मान लो ये आपके पास में फील्ड रीजन है, तो हम क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रही हैं। यानी फ्लक्स क्या बताएंगे, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द सरफेस व्हेन सरफेस इज हेल्ड नॉर्मली, यानी डिपेंड करता है कि आपका जो है सरफेस वो किस तरह से आपने प्लेस किया। जैसे मान लो एग्जांपल कंपेयर करते हैं हम, सबसे पहले इसको देखो, हम जो फ्लक्स समझना चाह रहे हैं, सबसे पहले फ्लक्स होता क्या है। जैसे भाई मैंने क्या किया, आपके रूम में एक विंडो लगी हुई है, ठीक है, और आपको वो जो है यानी फ्लक्स जो है वो आपके रूम में जो है यानी कि हवा आ रही है बाहर से, ठीक है, रोशनी आ रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी विंडो की जो है उसकी विंडो का साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, विंडो के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है कि खिड़की जितनी बड़ी होगी बाहर से हवा क्या आएगी, उतनी ज़्यादा आएगी रूम में, उतनी ज़्यादा क्या होगी वहाँ से रोशनी आएगी। तो यानी हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले जो है आपके पास में फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी सरफेस में से, यानी जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, सरफेस में से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वहाँ फ्लक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो दूसरा कंपेयर करें, मानो मैंने बताया कि भाई बाहर से जितनी ज़्यादा जो है आपके पास में क्या होगा, ये एरिया जो है यानी कि विंडो का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, तो ही क्या होगी, वहाँ से खिड़की में से हवा उतनी ज़्यादा आएगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हवा की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हवा की जितनी ज़्यादा तेज़ी से स्पीड मूव करेगी उतनी ज़्यादा रूम में हवा आएगी। यानी हवा की जो स्पीड है वो किससे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, एयर की जो इंटेंसिटी, यानी एयर जो है, एयर की जो स्पीड होगी वो उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इंटेंसिटी से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि हम बताते हैं भाई विंडो में से जितनी ज़्यादा हवा कब आएगी, जब एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, जब एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अगर क्या है, इस सरफेस में से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी, जितना ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स इसमें से क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो यानी क्या होगा, अगर आपके पास में फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं तो यानी कि फ्लक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या बता रहा है कि आपके पास में जो रूम के अंदर जो विंडो लगी हुई है उस विंडो का एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, और साथ में एरिया यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने विंडो को कैसे लगा रखा है, नॉर्मल लगा रखा है या ऐसे लगा रखा है। तो
तो देखिए, मान लो मैं बात करती हूँ, एक पेपर की बात करती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक पेपर है, ये पेपर है, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक पेपर है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसमें जैसे जैसे यहाँ से हवा ऐसे आ रही है, अगर पहले ये मैंने ऐसे रखा हुआ था, अब जो है हवा इस तरह से आ रही है, तो क्या होगा, इसमें से जो है ये एरिया है, एरिया जब इसको हमने कैसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, क्या होगा, हवा उतनी ही ज्यादा पास होगी इसमें से। अगर मैंने इसके एरिया को ऐसे, इसको ओरिएंट ऐसे रोटेट कर दिया, तो क्या इसमें से अब हवा आएगी सरफेस में से, यानी क्या है, अब ये सरफेस चेंज हो गया। तो यानी क्या कह रहा है, सरफेस जो है अगर आपका कैसे है नॉर्मल, जो फील्ड लाइंस आ रही हैं उसके क्या है नॉर्मल है, यानी कि इसका एरिया वेक्टर इसके एरिया के ऊपर, इसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके पास में जो सरफेस लिया है उस सरफेस की डायरेक्शन है, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है। तो यहाँ पे जो हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एरिया की डायरेक्शन के ऊपर, यानी एरिया जो आपने रखा है वो कैसे प्लेस किया हुआ है। तो यानी क्या कह रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा एरिया होगा क्या होगा, फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे मान लो आपने क्या किया, टैप के नीचे बाल्टी पानी लगाई, आप बाल्टी को कैसे रखेंगे, सीधा रखेंगे तभी तो पानी आएगा। अगर आप बाल्टी को इस तरह से रख देंगे, बाल्टी मान लो ऐसे आपकी, इस तरह से बाल्टी में पानी ऐसे रखोगे, तभी नॉर्मल प्लेस करोगे तभी तो बाल्टी में पानी भरा जाएगा। जितना ज्यादा पानी भरेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसमें इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। अब आपने बाल्टी को ऐसे रख दिया तो क्या बाल्टी के अंदर पानी भरेगा, नहीं भरेगा। तो यानी हमारे पास में यहाँ कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपके पास में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर, यानी ये क्या है, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के साथ साथ ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ई और ए के बीच में एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इनकी ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया वेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम क्या बता रहे हैं कि, और साथ में हम क्या बताते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डॉट ए। तो ये हमारे पास में ई डॉट को हम जब हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, ई ए कोस ऑफ थीटा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मान लो ये आपके पास में टोटल एरिया इसका क्या था, ए था। अब मैंने इसको निकालने के लिए आपके पास अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, कैसे होगा ई ए, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे मान लो एक स्मॉल एरिया वेक्टर, पूरे का एक साथ हम नहीं निकाल सकते, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो उसके कारण इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ है, इसी साइड है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फाई जो हम क्या लिखते हैं, कोस ऑफ जीरो। तो आपके पास में फाई क्या बन जाएगा, ई ए बन जाता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम क्या बताते हैं कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। यहाँ देखो हम एरिया कैसा पढ़ेंगे, क्या है ये, एक एरिया वेक्टर। सबसे पहले हमारे पास में एरिया वेक्टर आता है। अब तक जो हमने पढ़ा है भाई, एरिया जो होती है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब तक जो आपने पढ़ा है एरिया को हमेशा क्या पढ़ा है आपने, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है आपके पास में कि भैया आपने जो सरफेस लिया है उसके एरिया आपने, यानी उस सरफेस को आपने क्या रखना है, नॉर्मल प्लेस करना है। जैसे अभी मैंने बात की थी, मान लो मेरे पास में ये क्या है, कोई पेपर है, ठीक है। इस पेपर में से फील्ड लाइंस कब ज्यादा पास होंगी, मान लो आपके पास फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो फील्ड लाइंस कैसे ज्यादा पास होंगी, ऐसे रखूंगी तब पास होंगी या फिर ऐसे इसकी ओरिएंटेशन ऐसे कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या बताओगे कि आपने जब इसको फील्ड लाइंस, यानी कि इसका एरिया वेक्टर का मतलब देखो क्या है आपके पास, ये इसका ये सरफेस था, इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, हम यहाँ डायरेक्शन की बात करें, एरिया के हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ही हमें क्या देगा, डायरेक्शन भी देगा। तो आपके पास में मैग्नीट्यूड जैसे मैंने स्क्वायर है, स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर क्या देगा वो हमें मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन हम कैसे देंगे भाई, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। अब वो डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपके पास में जो सरफेस है वो किस तरह का है, यानी कि आपके पास में ओपन सरफेस है या फिर बच्चों क्लोज सरफेस है। अगर ओपन सरफेस होगा तो यहाँ एरिया वेक्टर देखो इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, यानी कि इनसाइड टू आउटवर्ड, ये इस तरह से इधर भी होगा, इधर से इसका ऐसे होगा, ऊपर वाले का ऊपर होगा, नीचे वाले का किधर बनेगा एरिया वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, नीचे की तरफ।
इधर वाले सरफेस के ऐसे, इस वाले सरफेस के ऐसे, ऊपर वाले के ऐसे, नीचे वाले की कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप ये देखो इसकी जो है एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है आपने इस एरिया को किस डायरेक्शन यानी इसका एरिया वेक्टर किधर लिया हुआ है। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सरफेस कैसा है, ओपन सरफेस है, तो यहाँ पे इसका जो है आउटवर्ड जो है हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। वो अलग अलग सरफेसेस का यानी अलग अलग साइड्स का अलग है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये सरफेस है, इधर का ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। तो यहाँ चारों पे मैंने क्या देखा, अलग अलग एरिया, इधर का इस साइड का इधर, ऊपर वाले का इस साइड और नीचे वाले का कहाँ मिल रहा है, हमें नीचे मिल रहा है। तो यानी हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे देखो आपकी फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है आपकी फील्ड लाइन, ऐसे पास हो रही है। और इसका जो एरिया वेक्टर है, यहाँ इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो देखिए अभी मैं एरिया वेक्टर समझा रही हूँ, एरिया वेक्टर की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। देखो अभी मैंने एरिया वेक्टर बताया, एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। मेरे पास में क्या है, ये एक प्लेट है मान लो, जिसका एरिया क्या है, टोटल ds है। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, एरिया वेक्टर। अब तक जो हमने पढ़ा है, एरिया जो वही होता है वो क्या है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो सिर्फ क्या देती है हमें, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड देती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन हम जब भी फ्लक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी क्या दिखाएंगे, एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देगी, आपको डायरेक्शन भी देगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है एरिया वेक्टर यानी कि इसके पास में हम क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताएंगे, डायरेक्शन। देखो मैंने डेफिनेशन बताया, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ ए प्लेन सरफेस, यानी किसी भी प्लेन सरफेस का वो वेक्टर होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, जो भी प्लेन ले रखा है। जैसे आपके पास में क्या है, सर्कल है, आपके पास में क्या है, स्क्वायर है, आपके पास में क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, आपके पास में क्या है, यानी कि एक जो हम क्यूब मानते हैं, यानी कि सब क्या है हमारे पास सरफेसेस है। तो इनका एरिया जो है क्या होगा, उसके सरफेस के इक्वल होगा, यानी उसकी प्लेन सरफेस के इक्वल आएगा एरिया। लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन आपने क्या लेनी है, उसकी डायरेक्शन लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, इसका टोटल सरफेस क्या लिया, इसका एस सरफेस है ये। अब मुझे इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो मैंने क्या बताया, इसकी डायरेक्शन होगी, इसमें से अगर हम क्या ले लें, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लें और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, हमेशा आउटवर्ड होगी। स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ds। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो ये इसका मैग्नीट्यूड ds और डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप। अब हमने क्या पढ़ा है, एन कैप पढ़ा है, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ds अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ds। तो आपके पास में यहाँ से ds जो है आएगा, वो क्या आएगा, एन कैप ds। ये क्या देगा हमें, एक यूनिट यानी कि एरिया वेक्टर देगा। तो एरिया वेक्टर यानी ये क्या दे रहा है, एरिया के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी देखना है कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी उसके पास में, उस एरिया की डायरेक्शन। यानी सरफेस को क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सरफेस को, यानी कि जो भी आप क्या ले रहे हैं, सरफेस ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये सरफेस है, मान लो मैं मेरी पाम से ये मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो सरफेस फील्ड, ये जो है सरफेस इसका ये हो गया, इसका सरफेस जो है अंदर से बाहर की तरफ आउटवर्ड हो गया। इधर का कहाँ हुआ, इस साइड से ऐसे हुआ। ठीक है, तो दोनों साइड से ओपन सरफेस होगा तो उसके दोनों साइड से, लेकिन अगर क्लोज सरफेस होगा तो उसका एरिया वेक्टर आप कहाँ लेंगे, यानी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप उसको शो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, यानी कि ये आपके पास में एक थिन मेटल प्लेट ले रखी मैंने, और इस थिन मेटल प्लेट का मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे इसका एरिया देखना है, इसका मुझे एरिया वेक्टर दिखाना है। तो मैंने क्या लिया, टोटल एरिया, इसका टोटल सरफेस क्या था, इसका एस था सरफेस एरिया। अगर हमने क्या लिया, इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट लिया, जिसका स्मॉल एलिमेंट का एरिया जो है सरफेस एरिया ds के इक्वल लिया। अब इसकी डायरेक्शन हम कहाँ लेंगे, तो डायरेक्शन मैंने क्या बताई है, हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है। तो हमने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या दिखा दिया, एन कैप क्या दे रहा है, इसकी डायरेक्शन दे रहा। तो ये हम क्या बताएंगे, एरिया वेक्टर। जब भी हम क्या दिखाएंगे, फ्लक्स दिखाएंगे, तो फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास में सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये डिपेंड करता है कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ है। तो देखिए मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे फील्ड लाइंस आ रही हैं यूं, और एरिया वेक्टर मेरे पास इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसने एंगल क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया। और जब 90 डिग्री बनाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ds।
अब ई डॉट डी एस कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए आप जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ई डॉट डी एस, यानी खोलेंगे डॉट को तो डी एस कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90, तो डी एस कोस ऑफ 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यानी इसके साथ में जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर क्या है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ले रखा है तो उस केस में हमें फ्लक्स क्या मिलता है, 0 मिलता है। मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको कि अगर मेरे पास में ये क्या है, कोई भी एक पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर, जैसे मैंने ये बताया, ये आपके पास में क्या है, एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, फील्ड लाइंस किधर आ रही है, ऐसे आ रही है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे ले ली, अब बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर ऐसे चला गया सरफेस का, और फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे क्या फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, नहीं होंगी, इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही थी। आपको क्या एरिया वेक्टर इधर था, फील्ड लाइंस ऐसे आती तो फ्लक्स मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आपने ऐसे चेंज कर दिया तो क्या हो गया, अब एरिया वेक्टर ऐसे चले गया, फील्ड ऐसे आ गया, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। उस केस में क्या था, आपका फील्ड ऐसे था, एरिया वेक्टर 180, और जैसे इधर से बाहर इस एरिया का कैसे ऐसे निकल रहा है, और यहाँ से आपके पास में फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो एंगल क्या है इन दोनों के बीच में 0, और एंगल जहाँ 0 होता है ई और ए के बीच में, वहाँ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। तो यानी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है आपके पास में 0, मैक्सिमम एंड नेगेटिव, तीनों पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तीनों तरह का फ्लक्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फ्लक्स मैंने बताया है, मैंने इसको कंपेयर किया है कि भाई आपके जो रूम की विंडो है, उस रूम के अंदर जो है बाहर से हवा आएगी, हवा को हमने क्या किया, हवा की जो स्पीड है उसको हमने किससे कंपेयर किया, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। फाई जो है यानी कि एयर, ये किसको, एयर की स्पीड, एयर की स्पीड, एयर की जितनी ज्यादा स्पीड होगी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा आएगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उस रूम में क्या आएगी, रोशनी उतनी ज्यादा हवा आएगी। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपने विंडो की जो है एरिया, यानी कि किस तरह से एरिया वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसकी ओरिएंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। मान लो खिड़की आपने ऐसे लगा रखी है, अगर आपके पास मैक्सिमम हवा जाएगी, ऐसे रखिएगा, एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे कर दिया तो क्या अब हवा जाएगी खिड़की रूम के अंदर, नहीं जाएगी, क्योंकि एरिया क्या हो गया आपका जो है परपेंडिकुलर हो गया उसके, यानी उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे होगी आउटवर्ड। ठीक है, तो यानी ये डिपेंड करता है सबसे पहले हमारे पास में जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स जो है वो क्या होता है। तो फ्लक्स जो हम क्या बता रहे हैं कि भाई देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये हमें क्या देता है, जनरल सा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ field lines passing through a surface when surface is held normal to the plane surface। कि पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी कैसे भरा जाएगा, आप बाल्टी को सीधा करके रखेंगे, नॉर्मली रखेंगे तभी तो पानी ज्यादा भरेगा। अगर आपने बाल्टी को ऐसे रख दिया, ठीक है, तो क्या पानी भरेगा, नहीं भरेगा। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है कि आपको जो है फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी जो है फील्ड लाइन जो है किसी भी सरफेस पे से कितनी पास हो रही हैं। ये हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रही है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी क्या होगा, फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा हम क्या बताएंगे, एरिया जो है जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगी, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस जो है उसमें से पास होंगी, यानी फ्लक्स क्या होगा, तब भी ज्यादा होगा। तो यानी हमने क्या बताया, इसको सबसे पहले फ्लक्स को किससे, फाई से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फाई। ये फाई जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर, और तीसरा जो है ओरिएंटेशन बिटवीन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर लिखो। ठीक है, तो हमारे पास में देखो कैसे आएगा, एक बार मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ कि आप कैसे कोस थीटा की वैल्यू ले रहे हैं। देखिए आपके पास ये था सरफेस था, इस सरफेस में से फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हो रही हैं, ई को क्रॉस हो रही हैं। हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, आउटवर्ड मिलेगी। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल दिखा दिए। अब यहाँ इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया, तो इस
जो है हम क्या कर देंगे, इसको दो पार्ट्स में डिसॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आप जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा, इसी साइड ई कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या मिलता है इसका, ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा हम लेते नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस में हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, ई कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, आपके पास में स्मॉल के कारण जो है फ्लक्स जो आएगा वो क्या मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस ऑफ थीटा। आप फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बन गया, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। और जैसे आप इसको निकालते हैं तो ये क्या बन गया, ई डॉट डी एस, क्योंकि यहाँ पे ई और डी एस के बीच में एरिया क्या एंगल क्या आ रहा है, कोसाइन, और कोसाइन किसके बीच में होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यानी हम यहाँ से क्या बताते हैं, फ्लक्स जो है हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सिर्फ क्या देती है, हमें डायरेक्शन देती है कि भाई ये स्ट्रेंथ बताती है कि फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है किसी भी सरफेस में से। तो फ्लक्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। अगर मैंने क्या बताया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अगर हम थीटा को क्या रख दें, 0 ले लें, तो फाई क्या बन गया, ई डी एस कोस ऑफ 0। कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो ये क्या बन गया, ई डी एस। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। डी फाई ये स्मॉल के कारण निकाल रहे हैं, तो आप इसको, क्योंकि डी एस एरिया स्मॉल ले रखा है, तो यहाँ इसके कारण जो है स्मॉल आएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। इसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास में फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये डी फाई आ रहा है स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, ये फ्लक्स है, ठीक है। तो सिंपल वे में आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि आपके पास में जो एरिया होता है किसी भी प्लेन सरफेस का, उसका मैग्नीट्यूड, एंड साथ में जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, किसी भी सरफेस के हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। और ये कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसकी आउटवर्ड होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मान लो ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, इधर से सेंटर से बाहर की तरफ, ऐसे इधर से ओपन सरफेस की आपके पास में कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस के हमेशा इनसाइड से आउटवर्ड, उसका एक ही आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। लेकिन ओपन सरफेस में जो होते हैं आपके पास में एरिया वेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या है भाई, सर्कल है। सर्कल जो बनता है आपके पास में इस तरह से, इसका एरिया इधर से इस साइड भी बनेगा, यानी कि सर्कल ये है आपके पास, तो इस साइड भी एरिया वेक्टर बना है और इस साइड भी एरिया वेक्टर बना है, ठीक है। तो वो देखना है, डिपेंड करता है कि फील्ड लाइंस किधर से पास कर रही हैं, उसी के अलॉन्ग आप दोनों जो है अलग अलग सरफेसेस से क्या निकालेंगे, उसका फ्लक्स निकालेंगे। तो ये हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, फ्लक्स क्या होता है, फिर मैंने एरिया वेक्टर बताया, मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। अगर आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो भी आप फॉर्मूला है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। अब मेरे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस व्हेन सरफेस इज हेल्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब उसके बाद में हम इसको क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देता है, ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता, ओनली क्या देता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ये इसकी यूनिट जो है वो क्या आएगी, फ्लक्स देखो ई इंटू में ए है ये, तो आपके पास में यूनिट ऐसा है, ये इसकी यूनिट जो है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। दूसरी इसकी यूनिट बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बताया था, वोल्ट मीटर इनवर्स बताया था, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गई इसकी यूनिट, वोल्ट मीटर, ठीक है। दोनों तरह की हम इसकी डायरेक्शन यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बता सकते हैं। अब आपके पास में फ्लक्स जो होता है मे बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसे, देखिए, पॉजिटिव फ्लक्स, फाई जो है वो हमने क्या पढ़ा है, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अगर ई और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया,
उस केस में फाई जो है वो क्या मिलेगा, ई डी एस। इसको एस ले लो क्योंकि स्मॉल एरिया आप ले रहे हैं, ई एंड एस, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या आ गया, ई एस कोस 90 डिग्री लेना ना यहाँ पे, ई और एक दूसरे के, तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या आ गई, कोस 90। मैं जीरो बता रही हूँ, जीरो फ्लक्स है, जीरो फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस केस में हमारे पास कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो फ्लक्स क्या होगा आपका 90, जीरो। देन फ्लक्स विल बी जीरो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सरफेस में से जो है आपके पास में कोई भी फील्ड लाइंस जो है जितनी क्या हो रही हैं, एंटर हुई है, यानी यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, जीरो फ्लक्स जो होगा वो क्या है कि कोई भी फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे, और वो सरफेस के अलोंग क्या होगी, ग्रेज होगी है। इफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एंड दे विल ग्रोज अलोंग द सरफेस ऑफ द, जो है आपके पास में, यानी कि कोई भी सरफेस है उसके सरफेस के अलोंग ही चलेगी, कोई भी फील्ड लाइंस आई और वो सरफेस के अलोंग ग्रेज हो गई है, उसके सरफेस के अलोंग मूव करना शुरू कर दिया, तो यानी हम उसको क्या कहेंगे, क्या है वहाँ पे जीरो फ्लक्स है, ठीक है। यानी फाइव थीटा क्या हो जाता है आपके पास में, उस केस में 90 डिग्री हो गया, तो फाइव की वैल्यू जो है हमारे पास में जीरो आ गई है, ठीक है। इफ द फील्ड लाइंस आर ग्रेज ओवर द सरफेस, अगर सरफेस के अलोंग जो है क्या हो जाती है, ग्रेज हो जाती है, उस केस में हम क्या बताते हैं कि आपके पास में फ्लक्स कैसा आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास में पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास में जो फील्ड लाइंस है, अगर वहां पे एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, और जो फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है, इनसाइड टू आउटसाइड जा रही हैं। इफ फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बताते हैं, फ्लक्स जो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, तो उस केस में फ्लक्स हम कैसा बताएंगे, देन द फ्लक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव। एंड थर्ड आता है, अगर आपके पास में नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास में फील्ड लाइंस जो है, अगर वो क्या कर रही हैं कि भाई आउटवर्ड से कहाँ जा रही हैं, वो बाहर की तरफ, यानी कि आउट से जो है इनसाइड जा रही हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या जाएंगे, इफ द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बताते हैं कि फील्ड आपका फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो इफ फील्ड लाइंस आर मूविंग या फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस केस में देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है आपका, मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीनों तरह का फ्लक्स पॉसिबल है। जीरो कब पॉसिबल है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उस केस में हम क्या कहेंगे, हमारा फ्लक्स कैसा है, जीरो। दूसरा केस में हम बताते हैं, अगर आपके पास में फ्लक्स क्या है, 90 डिग्री से लेस देन है, उस केस में हम क्या बताते हैं कि फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रही है, इनसाइड से आउटसाइड जा रही है, तो उस केस में फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इनसाइड से बाहर की तरफ निकल रही है, सरफेस के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, यानी आपके पास में जितनी बाहर यानी कि एंटर हुई थी उससे ज्यादा फील्ड लाइंस अगर आती हैं, किसी भी सरफेस के अंदर जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई है, मान लो 5 फील्ड लाइंस एंटर हुई है, बाहर कितनी निकल गई, 7 फील्ड लाइंस बाहर निकल गई, तो यानी हम क्या बताएंगे, फ्लक्स आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और फ्लक्स जीरो का मतलब क्या है कि जितनी एंटर हुई थी उतनी बाहर निकल गई, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि भाई आपसे जो फील्ड लाइन जो है किसी भी सरफेस में से एंटर हुई थी, कितनी 10 फील्ड लाइन्स निकली थी और बाहर कितनी निकली, 7 निकली, तो यानी हमारा फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर एंगल के बेस के ऊपर हम क्या बताते हैं, अगर आपके पास में थीटा क्या है, 90 डिग्री है, उस केस में फ्लक्स जीरो हो
गया। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड केस जो आता है हमारे पास में, अगर फ्लक्स की वैल्यू अगर क्या है 90 डिग्री से ज्यादा आती है, उस केस में हम फ्लक्स जो है वो कैसा बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं। तो हमारे पास में जो फ्लक्स है वो क्या होता है बेटा, 3 टाइप्स का होता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर, जो है हमने अभी पढ़ा है न्यूटन। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ई के लिए क्या होता है न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बढ़ते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो दोनों यूनिट्स हैं इसकी। ठीक है, फ्लक्स मैंने क्या बताया, फ्लक्स क्या होता है, ये हमें क्या बताता है, किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है जब हमने क्या कर रहा है, सरफेस को नॉर्मली प्लेस किया है। ठीक है, आप खिड़की को ऐसे रखेंगे तभी हवा ज्यादा आएगी, अगर ऐसे प्लेस कर देंगे तो क्या कभी हवा आएगी, नहीं आएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि एरिया वेक्टर जो है क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये जो हमें दे रहा है, ये क्या दे रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, कि आप उसको किस तरह से प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होनी चाहिए। एरिया वेक्टर क्या है, यहाँ पे एरिया हम वैसे स्केलर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है एरिया की। ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमेशा आउटवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में जिसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं इसकी कुछ देखिए। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं, फ्लक्स जीरो कब होता है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुए हैं किसी भी सरफेस में से, उतनी फील्ड लाइंस अगर क्या हो जाती है, वहां से निकल जाती है बाहर की तरफ, तो हमारा फ्लक्स कैसा होगा, जीरो होगा। दूसरे केस में हम क्या ले रहे हैं, आपके पास मान लो ये क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जो है आपकी फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से पॉजिटिव फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स जो मिलेगा कैसा होगा, जीरो से ज्यादा मिलेगा और पॉजिटिव होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि आउटसाइड। अभी मैंने बताया था कि अगर आपकी जो है फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, आउट से जो है यानी कि इनसाइड मूव करती हैं, उस केस में हमारा फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये कहाँ जा रही है, आउटसाइड जा रही है। फिर मैंने बताया था यहाँ पे कि फ्लक्स की वैल्यू जो है क्या है, मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। ये कहाँ जा रही है, स्पेस से आई है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। तो यानी कि जब क्या जा रही है, फील्ड लाइन जो है आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं, उस केस में फ्लक्स क्या होता है आपका, नेगेटिव। यहाँ फ्लक्स क्या होगा, इनसाइड जा रहा है, तो क्या याद रखोगे, फ्लक्स नेगेटिव। आपकी फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, आउटवर्ड, यानी क्या याद रखोगे, फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब आपके पास में जितनी फील्ड लाइन एंट्री उतनी बाहर निकल गई, यानी क्या है, आपका फ्लक्स जो है जीरो है, क्योंकि वहाँ पे एरिया वेक्टर जो है क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए अभी हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर पूछ रहा है, यानी एरिया की डायरेक्शन पूछ रहे हैं। साथ में हमें एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिखाने हैं। तो देखो ये क्या है, मेरे पास में एक स्क्वायर बन रहा है, 2 मीटर इसकी है, 2 मीटर इसकी विड्थ, यानी दोनों स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड सेम होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया जो है वो क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देखो किस साइड लाई कर रही है, एक्स जेड में लाई कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्या होगी, या तो इस साइड लाई करेगी या फिर इस साइड। तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव के होगी या फिर नेगेटिव के होगी। ठीक है, तो आप के एक्सिस लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4k कैप। आप माइनस के पे लगा सकते हैं, -4k कैप। ठीक है, अपोजिट नीचे की तरफ ले रखा है एरिया वेक्टर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपने आउटवर्ड ऊपर की तरफ ले रखा है तो पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास में एरिया वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी कि n कैप इज इक्वल टू 4k कैप आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये है, इसकी रेडियस आपके पास 2 मीटर दे रखी है। क्या पूछा है, इसकी रेडियस किधर लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि एरिया जो है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, तो यानी 4 पाई आ गई। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे, या तो आउटवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो ये क्या आ गया, -4 पाई के कैप। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड दिखा दिया। ठीक है, कोई भी एक ओपन सरफेस होंगे, ओपन सरफेस के लिए अगर सरफेस हमारा ओपन है तो ओपन सरफेस के केस में हम क्या ले सकते हैं कि आपके पास में एरिया वेक्टर क्या होंगे, एरिया वेक्टर बोथ टाइप्स, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं, ये याद रखना। क्लोज सरफेस के लिए हम आउटवर्ड नॉर्मल, उसके लिए हम एक लेते हैं। थर्ड देखो आपके पास में क्या दे रखा है, ये के जो है रेक्टेंगल दे रखा है, एक्स वाई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपके पास क्या पूछा है कि बताइए इसके जो है एरिया क्या है, यानी कि क्या है, आपके पास में रेक्टेंगल सरफेस है, इसकी एक्स जो है लेंथ है और ब्रेथ जो है वो क्या है, वाई है। तो बेटा यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपके पास एरिया जो है वो भी हमने क्या पढ़ा था,
यानी कि ए क्रॉस बी है ये, एक्स इंटू वाई आ गया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का हम क्या लेते हैं, एक्स इंटू वाई साइन ऑफ 90, यही पढ़ते हैं। तो आपके पास में ये साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, तो इनका जो है प्रोडक्ट क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिखा रखे हैं, एक्स और वाई के बीच में जो डायरेक्शन आएगी या तो इस साइड होगी या फिर उस साइड होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा सरफेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है आपके पास में, देखो यह एंगल क्या है, थीटा है। पैरेललोग्राम का एरिया जो हम क्या लेते हैं कि आपके पास में जो इसके साइड्स हैं, साइड क्या है ए और ये क्या है बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, इसमें ए बी साइन ऑफ थीटा, ये क्या आएगा पैरेललोग्राम। अगर आपके पास ट्राइंगल दे रखी है तो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल्स बनती हैं, एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम इनका ले सकते हैं, क्या होगी 1/, यानी कि यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया आप क्या बताएंगे, 1/2 इंटू में ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी को आप डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था एरिया वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार ये क्या दे रखा है, हमें एरिया वेक्टर निकालना है, एन कैप इज इक्वल टू 1/2 इंटू में ए कैप क्या है 4i कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो इसका आप करेंगे तो क्या आएगा 1/2, इसका इसके साथ में क्या आएगा 8 i कैप क्रॉस i कैप प्लस में 12 i क्रॉस j। i क्रॉस i क्या होता है 0, i क्रॉस j क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 1/2 था ये, तो आपके पास में क्या आ गया 1/2 इंटू में 12 इंटू में के कैप लिख देंगे, तो ये कितना आ गया 6 के कैप। क्या आगे डायरेक्शन दे रहा है, तो आपके पास में ये याद रखना है, डायरेक्शन आपने ध्यान रखनी है। क्या देगा ये हमें, एरिया वेक्टर देगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एरिया वेक्टर ये दिया हुआ है कितना है 20 यूनिट्स, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, यानी वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी वाई में क्या है जे के कैप में लाई कर रहा है, तो क्या होगा ये आई कैप में लाई, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 20i कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी एरिया वेक्टर मैंने यही बताया था, जब भी आपके पास कोई सरफेस किसी प्लेन में लाई करता है तो उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कौन सा बच गया एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लेंगे आई कैप लेंगे। तो आपके पास देखो फाई क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डॉट 20i, ई डॉट ए होता है ना, फाई मैंने बताया था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आपके पास ये है, ये है तो रखो यहाँ पे, इसका इसके साथ करेंगे 120 आई डॉट आई कैप प्लस में 60 जे डॉट आई कैप प्लस में 80 के कैप डॉट आई कैप, ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए, क्या बचा 120 आई कैप डॉट आई कैप, यानी सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास फाई आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्या है एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर जो है कहाँ रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और उसी की डायरेक्शन के अलोंग ये क्या रखा हुआ है सिलेंडर प्लेस किया हुआ है। सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या है बेटा आर रेडियस है। ठीक है, आर रेडियस है इसकी, तो क्या पूछा है फ्लक्स निकालिए, फाइंड द व्हेन ए सिलेंडर is placed in uniform field then find total flux। ठीक है, कैसे निकाल, देखो 3 सरफेस हमारे पास में, यहाँ पे 4 भी कह सकते हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस, 4 सरफेस हो गए। एक तो आपके पास में ये सरफेस हो गया, दूसरा कर्व सरफेस हो गया, तीसरा आपके पास में प्लेन सरफेस हो गया। या इसकी डायरेक्शन किधर लेंगे, फर्स्ट वाले की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर लेंगे। ठीक है, डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऐसे जा रहा है, इसमें एरिया वेक्टर की सेकंड में किधर लेंगे, सेकंड सरफेस है ये, इसमें एरिया वेक्टर किधर स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करके करते हैं बेटा। ठीक है, आप ये ध्यान रखना जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स निकालने के लिए आप पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से भी मैंने इस टोटल में से
एक स्मॉल, क्योंकि ये पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी है, तो एक साथ हम पूरे का नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट जो है एक स्मॉल एरिया वेक्टर लेंगे। स्मॉल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने ये ले ली है, ठीक है, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर ही जा रहा है। दूसरा मैंने ये एरिया वेक्टर लिया है यहाँ पे, जो इसकी डायरेक्शन एन कैप डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, इस साइड। तीसरा देखिए, इसके लिए क्या मिलेगा, थर्ड सरफेस ये है, इसमें भी स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, इधर मिलेगा एन कैप डी एस। आउटवर्ड बताया मैंने हमेशा, तो इसका आउटवर्ड ये हुआ, इसका आउटवर्ड ये हुआ, इसका आउटवर्ड ये हुआ, ऐसे कौन ना होगा इसका आउटवर्ड, ठीक है। और इसका सरफेस के नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल आउटवर्ड होना चाहिए, तो आपके पास में फोर्थ सरफेस ये हो गया एन कैप डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण फ्लक्स क्या मिलेगा, डी फाई, और क्या मिलेगा ऑन फर्स्ट सरफेस। तो क्या मिलेगा डी फाई बेटा, आपके पास में ई डॉट एन कैप डी एस। अब दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ये भी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ई एन कैप डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। आपके पास में ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आर कैप लगा दें। आर कैप क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है, तो ये मेरे पास में देखो ई डी एस कॉस ऑफ थीटा आर कैप डॉट एन कैप क्या हो गया, ये 1। दो यूनिट सेम डायरेक्शन लाई करते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो ये ई डी एस कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पे 0, और आर कैप डॉट एन कैप क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास में कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया ई डी एस आ गया, ठीक है। डी फाई आ गया ये फर्स्ट आपके पास में। अब टोटल निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, फाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपके पास में फाई जो है वो किसके इक्वल आ गया, ई इंटू में एस, फर्स्ट सरफेस के कारण। सिमिलर सेकंड आपका ये है। सेकंड के लिए सेकंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो फ्लक्स विल बी 0। सेकंड के कारण भी यही मिलेगा और फोर्थ सरफेस के कारण भी यही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया, तो वहां पे फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास में 0, ठीक है। अब इस सरफेस के देखो थर्ड सरफेस के लिए, फोर्थ थर्ड सरफेस यहीं पे निकालो, फोर्थ थर्ड सरफेस यानी ये है, इन दोनों के बीच में डी फाई जो है क्या मिलेगा, ई डॉट एन कैप डी एस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर कैप यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो इसको डॉट को हटाएंगे, ई एन कैप डी एस कोस ऑफ थीटा क्या हो गया 180, और ये आर कैप और दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है ई डी एस कोस 180 माइनस, और ये क्या आ गया एन कैप डॉट आर कैप क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये माइनस ई डी एस, इसका आप इंटीग्रेट करेंगे टोटल वैल्यू निकालने के लिए डी फाई थर्ड सरफेस के लिए। तो बेटा इसका ई डॉट ई डी एस, तो ये फाई 3 माइनस ई एस, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो चारों सरफेसेस के कारण जो है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 क्या हो गया ई एस प्लस 0 माइनस ई एस प्लस 0 क्या आ गया 0। तो नेट फ्लक्स क्या बताएंगे, जब भी कोई सिलेंडर क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो चार सरफेसेस यानी दो कर्व सरफेसेस से दो प्लेन सरफेस के कारण नेट फ्लक्स क्या हो गया हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे फ्लक्स हम क्या बता देंगे 0 आ गया आपके पास।